हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th की साइंस की बुक के वेरी फर्स्ट चैप्टर को। बच्चों, इस सेशन में, इस टाइमिंग में मैं आपको क्लास 10th की साइंस पढ़ाऊंगा और स्टार्टिंग से हम उसको पढ़ेंगे। तो अभी हम जो डिस्कशन करने वाले हैं आज की क्लास में, आप सभी जानते हैं कि वो पहला चैप्टर है, यानी कि जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आपको आपकी साइंस की बुक में, 10th की साइंस की बुक में जो सिलेबस है बच्चों, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको उसको पढ़ने में मज़ा आएगा। मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ आज के फर्स्ट क्लास में कि आपको डेली लाइफ में जो साइंस का यूज़ है, डेली लाइफ में आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसका डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या उसका उपयोग है, इस बात को आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं उसको आप रिलेट कीजिए कि डेली लाइफ में वो कहाँ यूज़ हो रही है, दैनिक जीवन में उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, और तब आप अगर उसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा मज़ा आएगा सीखने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से लेकर जो हमारी ये जर्नी शुरू हो रही है आज से, और अगले जब तक ये जर्नी चलेगी साइंस को समझने की और सीखने की, आप उसमें मेरा साथ देंगे। जो चीज़ें यहाँ से बताई जाएंगी आप उसको एक अलग कॉपी पर नोट कीजिए, नोटबुक और पेन आप लेके बैठिए। क्लास स्टार्ट होने से पहले आप अपना पोजीशन लीजिए और क्लास को बिल्कुल ऐसे तरीके से पढ़िए कि जो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यानी हिंदी में बात की जाए तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। आपकी किताब का बहुत ही स्टार्टिंग का चैप्टर है, ठीक है। और इसमें मैं आपको जो बातें बताऊंगा वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी ही, साथ ही साथ आगे की क्लासेस में जो भी आप सीखेंगे केमिस्ट्री में, उसके लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण ये रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हेडिंग लिखी हुई है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं बच्चों, उसको समझने के लिए आप बोलेंगे तो बहुत भारी भरकम वर्ड है, बहुत बड़ा शब्द है, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा इतना बड़ा शब्द है कि जिसको सुन करके डर लगने लगता है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको जो बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप बताइए ये चीज आपने देखी है या नहीं देखी है। यदि आपने ये देखी है, आप में से सबने ये देखी होगी, और अगर आपने ये देखी है तो 100% गारंटी है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप एग्जाम में उनको करके आएंगे। अब मैं जो 4-5 बातें आपसे पूछ रहा हूँ, आप उनको बताइए कि क्या आपने अपने दैनिक जीवन में देखे हैं या नहीं देखे हैं। गर्मियों में दूध का फटना। देखिए, ये चीज आपको नोट डाउन नहीं करनी है। जो चीज आपको नोट डाउन करनी होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं लिख दूंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। ये मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप जस्ट हाँ या ना अपने माइंड में बोलिए, आपने ये चीज देखी है या नहीं देखी है। अंगूर से किशमिश का बनना, अंगूर से किशमिश का बनना। नंबर 3, भोजन का पचना। ये तो सबके साथ हुआ होगा भाई, खाना तो सभी खाते हैं और खाना खाने के बाद वो पच जाते हैं, अगर देखा है तो ठीक है। और इससे भी आसान, ये लास्ट वाला पॉइंट तो सबके साथ ही होता है, वो है सांस लेना। सांस तो सभी लेते हैं, तभी जिंदा है हम लोग, ठीक है। तो सांस लेना, अगर ये 4 पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं बच्चों, अगर इन चारों में से किसी भी 1 2 3 4, चारों के चारों वैसे तो मैक्सिमम आप सबने देखे होंगे, आप सबको दिमाग में होंगे, ठीक है, और महसूस किए होंगे। बट अगर इन चारों में से कोई भी 2-3 पॉइंट अगर आपने देखे हैं तो मतलब आपको रासायनिक अभिक्रिया पता है, आपको रासायनिक अभिक्रिया पता है। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? यही रासायनिक अभिक्रिया होती है। ध्यान से देखो, जब दूध फटता है,
दूध फटता है, तो दूध फटने पे क्या होता है, गर्मी होनी चाहिए, है ना। गर्मी में आप दूध को रख दो काफी टाइम के लिए, तो क्या बन जाएगा, दही बन जाएगी। अब ध्यान दो, जो दही बनी उससे वापस दूध बना सकते हैं, नहीं। जो दही बनी उससे वापस दूध बना सकते हैं, नहीं। दोबारा दूसरा पॉइंट है, हमने भोजन खाया, भोजन खा के जब वो पच जाएगा तो हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, उससे हम काम कर पाएंगे। सीधी सी बात है भाई, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, तभी तो हम काम कर पाते हैं। जो ऊर्जा मिली आप उससे वापस खाना बना सकते हो, नहीं। तो मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी परिवर्तन आप देख रहे हैं, पहली बात तो ये परिवर्तन हो रहा है एक वस्तु का दूसरी वस्तु में परिवर्तन, एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तन, लेकिन जो नया पदार्थ यहाँ पर बन रहा है बच्चों, उससे वापस पुराना पदार्थ हम नहीं बना सकते। समझ में आई बात। जो नया पदार्थ यहाँ पर बन रहा है, दही बन रही है, तो दही से आप वापस दूध नहीं बना सकते। तो जब ऐसा कुछ परिवर्तन हो कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में रूपांतरित हो जाए, एक पदार्थ में कुछ ऐसी प्रक्रिया हो कि वो एक नया पदार्थ बनाए, लेकिन नए पदार्थ से वापस पुराना पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है, तो इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आई होप कि आपने पिछली क्लासेस में इसको याद रखा होगा। आप इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या फिर हम इसे कहते हैं केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। तो जो जो केमिकल चेंज है बच्चों, उनको ही आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चेंज दो प्रकार के होते थे ना, अब थोड़ा पीछे जाऊं, याद कराऊं आपको। तो एक फिजिकल चेंज भी होता था। फिजिकल चेंज में क्या होता था, फिजिकल चेंज में ये होता था कि आपने क्या करा, मोमबत्ती जलाई, और मोमबत्ती जला करके मोम बना, मोमबत्ती जलाई और उससे मोम बना। जब वो पिघलता है तो मोम बनता है ना, मोमबत्ती जला करके जब पिघलती है तो मोम बनता है। उस मोम से वापस मोमबत्ती बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में समझ आया, फिजिकल चेंज में जो नया पदार्थ बनेगा उससे आप वापस पुराना पदार्थ बना सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं हो सकता। तो रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों हम लोग रासायनिक परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, और रासायनिक परिवर्तन के नोटेशन को किस प्रकार से उसको लिखेंगे, समझेंगे, किस प्रकार से उसको नोट डाउन करेंगे, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया और उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये बेसिक बात है। अगर आपकी समझ में ये आ रही है, अगर आपकी समझ में ये बात आ रही है, तो चैप्टर में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आ पाएगी, इसका भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, जो जो चीजें यहाँ से बताई जा रही हैं उसके ऊपर बिल्कुल आपको अपना दिमाग लगाए रखना है। अब दोबारा चैप्टर पे आ जाते हैं। मैंने क्या बताया, ये सभी क्या हैं, रासायनिक परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं, those changes are chemical changes in which a substance converts into new substance and the new substance cannot be turned back into its original position। क्या मतलब हुआ इसका कहने का, कि जब एक पदार्थ किसी प्रक्रिया में एक नए पदार्थ को जन्म देता है और उस नए पदार्थ से हम वापस वो पुराना पदार्थ नहीं प्राप्त कर पाते, तो इसे हम एक रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ पर मैंने 4 रासायनिक परिवर्तन लिखे हैं। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब चैप्टर में क्या है, तो चैप्टर में क्या डिफरेंट है, चैप्टर में जब हम लोग देखते हैं कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो उसमें 4 बातें हमको, 4-5 बातें हमारे लिए मुख्य होती है। केमिकल चेंज कंसिस्ट, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, कैसे पता लगेगा हमें कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो उसके 4-5 लक्षण हैं। भाई जब हमको बुखार हो जाता है तो कैसे पता लगता है कि कोरोना है, उसके कुछ लक्षण है ना। तो ऐसे ही कुछ लक्षण होंगे, अगर वो लक्षण हमें दिखे तो हम बोलेंगे कि अच्छा रासायनिक परिवर्तन इस पदार्थ में हो चुका है। तो नंबर 1 जो बहुत ही मेजर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब कभी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो उसकी अवस्था, उसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। अवस्था यानी स्टेट में चेंज होगा, अवस्था में परिवर्तन। इनके बारे में हम लोग पूरे चैप्टर में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये क्या बात होगी। अभी मैं अगर जितना समझ में आ रहा है उसको समझ लीजिए। आगे चैप्टर में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको डिस्कस करने वाले हैं।
नेक्स्ट है रंग में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। एक पदार्थ अभी उसका रंग कुछ और है और थोड़ी देर बाद कुछ प्रक्रिया उसमें हुई तो उसका रंग कुछ और हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें रासायनिक परिवर्तन हुए। बस इन बातों को आप अपने दिमाग में उतारते जाइए। नंबर 3, नोटबुक में भी नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। गैस का निकास या गैस का उत्सर्जन, कोई गैस बनेगी, कोई गैस हमको बनती हुई दिखेगी तो हम कहेंगे कि अच्छा इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, तापमान में परिवर्तन। हम देखेंगे कोई चीज अभी गर्म है, थोड़ी देर बाद उसमें कोई प्रक्रिया हुई और वो ठंडी हो गई, तो मतलब कि उसमें रासायनिक प्रक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। इनको वन बाय वन हम लिख लेते हैं। अवस्था में परिवर्तन मतलब चेंज इन स्टेट, ठीक है। ये चीज नोट डाउन करने वाली है तो मैं दोनों लैंग्वेज में लिख रहा हूँ। जो चीज नोट डाउन करने वाली नहीं होगी उसको मैं किसी एक लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए लिख लूंगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस का बनना, और चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिल सकता है। ये सभी चीजें हमको देखने को मिल सकता है। आई बात समझ में? अभी तक हमने क्या बात करी, रासायनिक परिवर्तन के ऊपर बात करी बच्चों। और रासायनिक परिवर्तन में हमने कहा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप हमको किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक रासायनिक परिवर्तन देखने को मिलेगा जिसमें हमको चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन दिख सकता है, रंग में परिवर्तन दिख सकता है, गैस का बनना दिख सकता है, तापमान में परिवर्तन दिख सकता है, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के परिवर्तन हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होगा, ये तो रासायनिक प्रक्रिया है ना, ये तो रासायनिक प्रक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, तो रासायनिक अभिक्रिया की एक छोटी सी परिभाषा है जो कि सिमिलर है, मतलब जो रासायनिक परिवर्तन हम जिसे बोल रहे हैं वास्तव में वही रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा में यहाँ पर स्मॉल में लिख लेता हूँ, छोटे में, आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का पता कैसे लगेगा, चलिए केमिकल रिएक्शन का पता ऐसे लगेगा कि जब हम बोलेंगे कि किसी अभिक्रिया में, या फिर आप ये बोलिए जब आपको लगे कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, जब when chemical change occurs in a substance। क्या मतलब हुआ कि जब एक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया है वास्तव में उसकी कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है, आपको रासायनिक परिवर्तन समझना है कि रासायनिक परिवर्तन कब होगा, जब कोई पदार्थ में, क्या हम देखेंगे कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, उसके रंग में परिवर्तन हुआ, उसके गैस उसमें बनी है, या फिर उसके तापमान में परिवर्तन हुआ है। तो जब किसी पदार्थ में इस प्रकार के परिवर्तन आते हैं तो हम कहते हैं कि उस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया हुई है, सिंपल। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग निरूपित करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। रासायनिक
अभिक्रिया को निरूपित करने हेतु रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे एक सिंपल सी रासायनिक अभिक्रिया मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, और उसको फिर हम समझेंगे कि उसको रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है। उदाहरण देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा एक तत्व होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है। जब इस मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है, मतलब एक मैग्नीशियम हमने लिया, मैग्नीशियम को हमने इसके रिबन्स होते हैं, मैग्नीशियम के रिबन होते हैं, मैग्नीशियम रिबन। तो इस मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। ये एक पदार्थ है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, जो अभी तक मैंने बात बताई अगर वो आपके दिमाग में है तो जरा ध्यान दो। ये एक पदार्थ है मैग्नीशियम रिबन, इसको मैंने निकाला और इसको मैंने जलाया। जलाने के बाद ये जल गया और इसने एक नया पदार्थ बनाया जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब मैं आपको ये बात बताऊंगा तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन था एक पदार्थ पहले और फिर बाद में नया पदार्थ बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। हमने क्या बोला था, अवस्था में परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा, है ना। तो हमको देखने को मिल गया, एक परिवर्तन इसमें हो गया है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। अब मुझे एक बात बताइए कि मैं इसको अब रासायनिक अभिक्रिया यदि बोलूंगा तो मुझे इतनी लंबी चौड़ी बात बतानी पड़ेगी कि मैग्नीशियम रिबन था, उसको मैंने निकाला, उसको फिर मैंने जलाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। जब मैं इसको निरूपित करने के लिए बात करता हूं तो मुझे इन शॉर्ट, छोटी से छोटे रूप में इस सब बात को समझाना है। तो छोटे से छोटे रूप में मैं इस लंबी चौड़ी कहानी को कैसे समझाऊंगा। इस लंबी चौड़ी कहानी को मैं इस प्रकार से समझाऊंगा कि मैग्नीशियम था मेरे पास, मैग्नीशियम था, वो रिबन था, वो कुछ भी था, ठीक है, किसी पर उसके अंदर जो पदार्थ था वो क्या था, मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम एक धातु होती है, पता है आपको, है ना, और ये किसी पदार्थ के अंदर होती है कि ये एक तत्व है, ठीक है। तो हम तत्व की बात करेंगे, उसके अंदर क्या था, मैग्नीशियम था। अब हमको जलाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, ऑक्सीजन। जलाने के लिए क्या चीज चाहिए होती है, ऑक्सीजन। तो मैंने क्या बोला, मैग्नीशियम को जलाया, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिखूंगा मैग्नीशियम को जलाया, मैं लिखूंगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले और उसके बाद जो पदार्थ बना वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। आई होप आपको बात समझ में आ पाई हो। मतलब कि दो नए पदार्थ मिल रहे हैं और एक नया पदार्थ यहाँ पर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ये क्या रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल है। हमने कहा था मैग्नीशियम का जलना रासायनिक परिवर्तन है। जलने के लिए क्या चीज आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज जलेगी नहीं। अगर आपको किसी भी चीज को जलाना है तो उसके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ऑक्सीजन गैस है। अगर ऑक्सीजन की गैस नहीं होगी तो आप किसी भी वस्तु को जला नहीं सकते। अब इसको और संक्षिप्त रूप में हम लिखना चाहें तो हम प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। मैग्नीशियम को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। ऑक्सीजन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। तो जो अभी तक हम लंबी चौड़ी बात बता रहे थे उसको हमने एक छोटी सी बात में रूपांतरित कर दिया है। और वो छोटी सी बात क्या है कि मैग्नीशियम को जब वायु में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम है एमयू। सीधी बात है, यहाँ पर जो रिएक्शन हमको दिख रही है वो पूरी कहानी बयान कर रही है कि मैग्नीशियम हमने लिया, उसको जलाया और उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ऑक्सीजन का मतलब क्या है, जलाना, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रयोग किसमें करा जाता है, जलाने में, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके नीचे आप पदार्थ का नाम भी रख सकते हैं। जो नया पदार्थ बना इसका नाम क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आई होप आपको बात समझ में आ पाई हूँ। रासायनिक अभिक्रिया हम लोग निरूपित इसलिए करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करने की आवश्यकता इसलिए हो जाती है ताकि हम लोग एक लंबी चौड़ी कहानी को इन शॉर्ट बता सकें और उसके लिए हमारा ज्यादा समय भी ना वेस्ट हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं,
एक लंबी चौड़ी कहानी को इन शॉर्ट में बताने के लिए रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं। उसमें हम तत्वों का प्रयोग कर लेते हैं, हम लोग प्रतीकों का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात जो है वो ये है कि यहाँ पर आपको एक एरो दिख रहा है, एक तीर दिख रहा है, और तीर के दोनों तरफ दो अलग अलग चीजें हैं। तो जो इधर के वाले पदार्थ होते हैं, जो तीर के इस तरफ, ये तीर है ना, ये तीर आपको दिख रहा है, तीर के इस तरफ कुछ पदार्थ है और तीर के इस तरफ कुछ पदार्थ है। तो जो तीर के लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा, उनको हम नाम देते हैं। उनको हम क्या नाम बोलते हैं? इन्हें हम कहते हैं अभिकारक। इन्हें हम कहते हैं अभिकारक या फिर रिएक्टेंट्स, ठीक है। इन्हें हम अभिकारक कहते हैं। और जो तीर के बाद आपको राइट हैंड साइड में दिखेंगे, इन्हें हम कहते हैं उत्पाद या फिर प्रोडक्ट्स। तो आप रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हो, जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। बाकी रासायनिक अभिक्रिया की आपको परिभाषा पता है? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या पता है? कि जब किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होगा तो हम कहेंगे कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और रासायनिक परिवर्तन का पता कैसे चलेगा? कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा, या फिर उसके रंग में परिवर्तन होगा, गैस बनेगी, कोई तापमान में परिवर्तन होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा। तो ये सारी चीजें बच्चों हमने आज पढ़ी। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज आई डोंट थिंक कि आपको समझ में ना आई हो, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया। यहाँ से जो एग्जाम्पल लिए गए ये आपकी डेली लाइफ से संबंधित है, ठीक है। तो जब आप साइंस को, जब आप विज्ञान को अपने दैनिक जीवन से संबंधित कर देते हैं, आप उसको दैनिक जीवन से जोड़ कर देखते हैं, तो आपको चीजें आसान लगने लगती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो बातें आपको बताई गई वो आपको आसानी से समझ में आई होंगी और आपने वो नोट डाउन भी करी होंगी। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे इससे आगे की, हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार किया जाता है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो कुछ भी सीखा, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। समय की कमी के कारण आगे की जो बातें हैं उनको हम अगली क्लास में नोट डाउन करेंगे। आप इस चीज़ को घर जा करके एक बार जरूर देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप जरूर नोट डाउन कीजिए। अगली क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस